हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और E1 CB रिएक्शन। हम लोगों ने तीनों में डिफरेंस भी देखा था। E1 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पहले कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर दूसरे स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। मतलब E1 रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे था। E1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता था, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन था। एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे काम करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन वीक बेस पे काम करता है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल लेते थे और एलिमिनेशन में हम लोग बेस लेते हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन वीक बेस पे काम करता है। E1 रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे। E1 में एक इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोग आए E2 रिएक्शन में। E2 रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन हैलोजन का बॉन्ड दोनों साथ साथ टूटेगा। दोनों साथ साथ टूटेगा तो पाई बॉन्ड एक साथ बन जाएगा और यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा। अगर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा इसका मतलब हुआ कि ये एक ही स्टेप पाथवे है। क्लियर। अब जब एक स्टेप पाथवे है तो हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करेगा, तो E1 में आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। E1 वाले में इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है और E2 वाले में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता है। E1 और E2 में डिफरेंस है कि E1 मेरा वीक बेस पे काम करता है, E2 मेरा स्ट्रॉन्ग बेस पे काम करता है। E1 मेरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे काम करता है, E2 मेरा पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट पे काम करता है। E1 में इंटरमीडिएट बनता है, E2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता है। E1 2 स्टेप पाथवे होता है, E2 सिंगल स्टेप पाथवे होता है। E1 में इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है, E2 में इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। E1 मेरा वीक बेस पे काम करता है, E2 मेरा स्ट्रॉन्ग बेस पे काम करता है। क्लियर। और E1 CB में हम लोगों ने पढ़ा कि पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करो, कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, वहां इंटरमीडिएट बना जिसको कि हम लोगों ने कार्बो एनायन का नाम दिया और सेकेंड स्टेप में कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा। तो E1 CB में याद रखिएगा, E1 CB में याद रखिएगा कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेरा एसिड बेस रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेरा एसिड बेस रिएक्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर फास्ट होता है इसका मतलब ये स्टेप आपका RDS नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेप आपका RDS नहीं होता है। फर्स्ट स्टेप आपका RDS नहीं होता है, तो हम बोलेंगे E1 CB में सेकेंड स्टेप जो होगा वो आपका RDS होगा। E1 CB में आपका सेकेंड स्टेप जो होगा वो आपका RDS होगा। RDS कहने का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। E1 CB भी आपका 2 स्टेप पाथवे। आप अगर बात करेंगे E1 में, E2 में और E1 CB में, तो E1 मेरा 2 स्टेप पाथवे, 2 स्टेप। E2 मेरा 1 स्टेप पाथवे, E1 CB मेरा 2 स्टेप पाथवे। E1 में इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। E2 में नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। E1 CB में इंटरमीडिएट का नाम कार्बे एनायन। ये सब बात हम लोग को पता चल गया है। E1 में पहले कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटेगा, E2 में दोनों बॉन्ड साथ साथ टूटेगा। E1 CB में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले टूटेगा। E1 CB में सेकेंड स्टेप RDS होता है, E1 में फर्स्ट स्टेप RDS होता है। E1 CB में फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं RDS होगा? क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरा एसिड बेस रिएक्शन होता है जो कि फास्ट स्टेप होता है और फास्ट स्टेप कभी भी मेरा RDS नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने E1, E2 और E1 CB के बारे में जाना। जब हम लोग का E1 के बारे में हम लोगों ने जाना तो E1 जब में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट कर सकता है, तो हम लोगों ने रीअरेंजमेंट के बारे में भी पढ़ा था। अब हम लोग इसके कुछ कॉन्सेप्ट पे जानेंगे, इसके कुछ ओरिएंटेशन पे जानते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके रूल्स पे जाएंगे और देन हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन में जनरली बीटा एलिमिनेशन पढ़ते हैं। बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब एक हैलोजन एक कार्बन से और हाइड्रोजन किसी जस्ट बगल वाले कार्बन से, तो वो हो गया बीटा। और अगर दोनों एटम सिर्फ एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है तो वो हो जाएगा अल्फा एलिमिनेशन। और
एक फर्स्ट एटम से और दूसरा तीसरे एटम से, तो वो हो जाएगा गामा एलिमिनेशन। ठीक है, जब अगर हम लोग बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl, तो अगर हम लोग का H और Cl एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है, अगर मेरा H और Cl एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको अल्फा एलिमिनेशन, हम लोग इसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। अगर आपका C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर X है और यहाँ पर H है, एक मेरा X ये तो ये अल्फा, ये H तो ये बीटा, अब एक अल्फा से और एक बीटा से एलिमिनेट होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग बीटा एलिमिनेशन। जब दोनों एटम और ग्रुप सेम एटम से एलिमिनेट हो रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। जब दोनों एटम और ग्रुप दोनों एडजेसेंट एटम से एलिमिनेट हो रहा है तो इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। और यहाँ अगर ले लेंगे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेंगे X, यहाँ पर ले लेंगे H, तो एक मेरा ये अल्फा तो ये बीटा, ये गामा, तो गामा से एलिमिनेट और एक अल्फा से, तो अल्फा और गामा से जो एलिमिनेट होगा इसको हम लोग बोलेंगे गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन। तो हम लोगों ने जाना कि अगर आपका हाइड्रोजन और हैलोजन सिर्फ एक ही कार्बन से एलिमिनेट होगा, जैसा कि यहाँ हाइड्रोजन और हैलोजन एक ही कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन। जब आपका हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एडजेसेंट एटम से रिमूव होगा तो बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। और जब आपका हाइड्रोजन हैलोजन गामा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो इसको बोलेंगे गामा एलिमिनेशन। क्लियर है। अब हम लोग बीटा एलिमिनेशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो बीटा एलिमिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो बीटा एलिमिनेशन के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जानते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन, और ये सब हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे फॉलो होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन मेरा इंडोथर्मिक नेचर होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 रिएक्शन जो होगा वो मेरा वीक बेस पे काम करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस पे काम करता है। E1 रिएक्शन में हम लोग लेते हैं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और E2 रिएक्शन में हम लोग लेते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब हम लोगों ने जाना है। E1 CV में सेकेंड स्टेप RDS होता है, E1 में फर्स्ट स्टेप RDS होता है, E1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, E1 CV में इंटरमीडिएट कार्बे एनायन होता है। तो अगर कार्बे एनायन E1 CV में बना तो कार्बे एनायन तो रीअरेंजमेंट करेगा नहीं, लेकिन जब E1 रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना था, तो वहां पर आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल अगर होगा तो हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ये हम लोगों ने जाना है। अब अगर हम लोग बात करेंगे ओरिएंटेशन की, तो हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन, हम लोग बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन। ओरिएंटेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन में ओरिएंटेशन की बात, जैसे अगर आपके पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन है तो हम लोग कौन से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग के पास C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ पे हम लोग के पास X है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है तो ये अल्फा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है तो ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो अब हम लोग को बताना है कि कौन सा बीटा वाला कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये वाला या ये वाला। तो हम लोग जानते हैं पहला रूल, और इस रूल को हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ रूल। क्या बोले नाम? सेट-जेफ रूल। क्या बोले नाम? सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या कहता है समझिएगा कि सेट-जेफ रूल कहता है कि आप उस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाओ जिसके बाद जो अल्कीन बनेगा वो अल्कीन मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। यानी सेट-जेफ रूल कहता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट। अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ये सेट-जेफ रूल क्या कहा, तो हम लोग लिखेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन will give major product, will give major product, ठीक है, और मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल अल्कीन जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मोर स्टेबल अल्कीन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसी सेम क्वेश्चन की, तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है समझिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे X लिए तो इसको बोल दिया अल्फा, तो हम लोग इसको ले लेंगे बीटा, इसको ले लेंगे बीटा, तो यहाँ से हम लोग का दो प्रोडक्ट आएगा। दो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो जब हम लोग यहाँ से बीटा वाला हाइड्रोजन लेंगे, ये इसको देंगे और ये इसको बाहर निकलेगा,
तो यहां से जब निकालेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। और जब हम लोग यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन यहां देंगे तो यहां से X, तो यहां आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो बताओ एक अल्कीन बना ब्यूट 1 ईन, एक अल्कीन बना ब्यूट 1 ईन और एक अल्कीन बना ब्यूट 2 ईन, एक अल्कीन बना ब्यूट 2 ईन और एक अल्कीन बना ब्यूट 1 ईन। अब इस दोनों में से अगर हम लोग मोर स्टेबल की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा या जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा वो अल्कीन मेरा मोर स्टेबल होगा और जो अल्कीन मोर स्टेबल होगा वही मेरा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आप यहाँ पे बात करो इस C डबल बॉन्ड C के, इधर तो अल्फा कार्बन है नहीं, C डबल बॉन्ड C का ये अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन मेरा 2 है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 आया। अगर यहां बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड C के बगल में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहां बात करेंगे अल्फा हाइड्रोजन की तो यहां बात करेंगे तो 6 होगा। तो बताओ जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो अल्कीन मेरा मोर स्टेबल और वो अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट कहलाएगा सेट-जेफ प्रोडक्ट। तो ये अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, या अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की ही बात करेंगे तो बताओ यार C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिला, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिला, क्या हाइड्रोजन को हम लोग कभी सब्स्टिट्यूएंट लेंगे? आप बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यार जब अगर हाइड्रोजन तो मेरा एक एटम हुआ, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जब नॉमेनक्लेचर की बात करते थे तो क्या हम लोग कभी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते थे? अगर हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते तो बताओ नॉमेनक्लेचर जितना आसानी से हम लोग पढ़े क्या उतना आसान होता? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग हाइड्रोजन को कभी भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो बताओ यहां पर आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये हाइड्रोजन नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, ये हाइड्रोजन नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, तो एक CH3 यहां सब्स्टिट्यूएंट और एक CH3 यहां सब्स्टिट्यूएंट, यानी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो यहां पर 2, यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की बात करो तो C डबल बॉन्ड C पे ही बात करेंगे तो यहां पर तो दोनों हाइड्रोजन ही है। यहां पर इस कार्बन के पास एक ये पूरा ग्रुप है और एक मेरा यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये तीनों तो हाइड्रोजन ही हो गया। यहां पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कितना? तो आप बोलोगे सर 1। नीचे वाले में सब्स्टिट्यूएंट कितना? आप बोलोगे सर 2। तो जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा वो अल्कीन मेरा मोर स्टेबल और जो अल्कीन मोर स्टेबल वो अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट और जो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट वो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ जा रहा है, तो सेट-जेफ हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। तो बताओ यहां पर इस अल्कीन के पास या तो आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो या उस अल्कीन का नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करो जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा या जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा, वो अल्कीन मेरा मोर स्टेबल और वो अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो बताइए ऊपर वाले के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, ऊपर वाले के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी 1 और नीचे वाले के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 और नीचे वाले के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी 2, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के मामले में भी नीचे वाले ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के मामले में भी नीचे वाला ज्यादा, मतलब सारे रूल्स के अकॉर्डिंग नीचे वाला मोर स्टेबल है और नीचे वाला मोर स्टेबल अल्कीन ही आपका मेजर प्रोडक्ट देता है। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेट-जेफ प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेट-जेफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका क्या? सेट-जेफ प्रोडक्ट। और जो आपका माइनर होगा उसका नाम हम लोग क्या देंगे? तो हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या देंगे? हॉफमैन प्रोडक्ट। जो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा, जो यानी कि जो माइनर अल्कीन बनेगा, जो लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा वो आपका हॉफमैन प्रोडक्ट होगा और जो आपका मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो आपका सेट-जेफ प्रोडक्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो मोर स्टेबल अल्कीन किस बेसिस पे निकालेंगे? तो जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा या जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा। तो नीचे वाले अल्कीन में हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी आपके पास 2 है, नंबर ऑफ अल्कीन, इस अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी 6 है, तो नीचे वाला अल्कीन मोर स्टेबल, इसीलिए हम लोगों ने इसको मेजर प्रोडक्ट बोला और नाम दे दिया सेट-जेफ प्रोडक्ट। मतलब जो अल्कीन मोर स्टेबल होगा वो सेट-जेफ प्रोडक्ट और जो अल्कीन लेस स्टेबल होगा उसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे।
क्लियर? तो पहले आप इसको लिख लो, सेटजेफ रूल में लिखिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट पहले। चलिए, तो हम लोगों ने अभी सेटजेफ रूल देखा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और उस सेटजेफ रूल में जो कुछ आता है, एक वायोलेशन होता है एक जगह कि सेटजेफ रूल आपका वायोलेट कर जाता है। कहाँ सेटजेफ रूल वायोलेट कर जाता है? मतलब उस केस में आपका हॉफमैन वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। किस केस में हॉफमैन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो देखते हैं। तो अब हम लोग इसी में लिखते हैं नोट करके, इसी में हम लोग लिखेंगे नोट करके। क्या लिखेंगे समझिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो हम लोग बेस लेते हैं, अगर बेस को हम लोग बल्कि ले लें, बेस बल्कि कहने का मतलब समझ रहे हो बाबू, बेस बल्कि कहने का मतलब बड़ा बेस हो, बहुत बड़ा ग्रुप लगा हो, बल्कि ग्रुप लगा हो, एकदम बहुत बड़ा ग्रुप लगा हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे बेस की, तो इफ बेस इज स्टेरिकली क्राउडेड, अगर हम लोग बात करते हैं इफ बेस इज स्टेरिकली क्राउडेड, ठीक है, देन हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी माइनर, देन हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी माइनर। जैसे अगर हम बात करेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेते हैं C, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग X, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग C, और यहाँ पे जो बेस लेंगे हम लोग, वो बेस ले लेते हैं हम लोग थोड़ा बड़ा बल्कि बेस, यानी R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड माइनस। यानी इसको अगर हम लोग शॉर्ट में बोला जाए, इसको हम लोग बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब ये R कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 कुछ भी, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, अगर सिर्फ यहाँ CH3 ले रहे हैं तो ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होगा। अगर हम लोग इस R के जगह पे CH3 लेंगे, अगर हम लोग इस R के जगह पे भी CH3 लेंगे जो सबसे छोटा है, और इस R के जगह पे भी अगर हम लोग CH3 लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और अगर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो बल्कि बेस है, इस बल्कि बेस के प्रेजेंस में, इस बल्कि बेस के प्रेजेंस में यहाँ क्या होगा कि हम लोग इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएं या इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये मोर स्टेबल अल्कीन होगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो वो लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा। क्लियर? जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो वो लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो मोर स्टेबल अल्कीन बनेगा। अब बताइए, इस बेस का जो काम है इसको हम लोग बोलते हैं बल्कि बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बल्कि बेस। बल्कि बेस का काम क्या होता है समझिएगा, बल्कि बेस का काम होता है H+ को लेना। अब ये बेस बहुत बड़ा है तो कौन से H+ को इजीली ले पाएगा? ये साइड में है बेचारा, इस H+ को आसानी से ले लेगा, लेकिन ये इस बीच में जो H+ को लेने के लिए घुसेगा, ये इतना बड़ा बेस है कि इस बीच में एडजस्ट नहीं कर पाएगा इस H+ को लेने के लिए। तो बताइए, इस बल्कि बेस को कौन सा H+ लेना आसान होगा? तो हम बोलेंगे बाबू साइड से आओ, H+ लो, निकल जाओ, क्योंकि आप इस बीच में घुसने की कोशिश करोगे तो आप ये इतना बड़ा आपका साइज है, आप इतने बल्क में हो साइज में कि आप इस बीच में H+ को घुस के नहीं ले पाओगे। इसीलिए ये बल्कि बेस वाला केस में हम लोग हमेशा टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को लेंगे, जो कि लेना सबसे ज्यादा आसान है, और लेके निकल जाएंगे। जैसे ही टर्मिनल से लेंगे तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और X बाहर निकलेगा।
जैसे ही ये H इसको यही H क्यों लिया, ये H क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि ये H इंटरनल है, यहाँ पर स्टेरिकली पहले से क्राउडेड, और ये वाला ग्रुप पहले से ही बहुत बल्कि, ये यहाँ पर जाएगा तो नहीं घुस पाएगा, यहाँ एंटर ही नहीं कर पाएगा, इस H को आसानी से नहीं ले पाएगा। इस कारण से ये बल्कि बेस क्या चाहेगा, तो हम चाहेंगे यार साइड वाला कार्बन जो टर्मिनल कार्बन है वहां से हाइड्रोजन लेंगे और निकल जाएंगे, जहां पर क्राउडिंग सबसे कम हो। तो यहाँ क्राउडिंग सबसे कम है, क्योंकि ये बेस बहुत बड़ा है इसीलिए हम लोग यहाँ से नहीं ले पाएंगे। बेस छोटा होता तो हम लोग आराम से यहाँ से लेते और यहाँ डबल बॉन्ड बनाते जो कि मेजर प्रोडक्ट होता। तो इस केस में जब हम लोग का बल्कि बेस हो जाएगा तब हम लोग लेस स्टेबल अल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। जब हम लोग के पास बल्कि बेस होगा तो हम लोग लेस स्टेबल यानी हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा मेरा, जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वही मेरा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वही मेरा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से तो H लेगा नहीं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से H लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड C, और दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल, या इसको बोलेंगे क्या, मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग इसी को मेजर प्रोडक्ट क्यों बोले, यहीं से H प्लस क्यों ले पाए, क्योंकि बेस का साइज बहुत बड़ा है और ये बेचारा इसमें इन नहीं कर पाएगा, इन कर जाता तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता, लेकिन यहाँ स्टेरिकली क्राउडेड हो जाने के कारण रिपल्सन होने लगा, ये H प्लस इजिली नहीं ले पाया, इसीलिए टर्मिनल वाले कार्बन से इजिली H प्लस ले लिया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट है वो हॉफमैन है या सेटजेफ है, आप बोलोगे सर हॉफमैन है। तो इन स्टेरिकली क्राउडेड बेस, in case of sterically crowded base, then Hoffman product will be major product and Setjeff product will be minor product। बात समझ में आ रहा है क्यों हम लोग इसको बोल रहे हैं हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। पिछले वाले केस में हम लोगों ने हमेशा पढ़ा कि हॉफमैन वाला माइनर होता है, सेटजेफ वाला मेजर होता है, हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। लेकिन ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है कि जब कभी भी हम लोग के पास बेस स्टेरिकली क्राउडेड हो या बल्कि बेस हो, या बल्कि बेस हो, उस केस में अपना हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। क्यों आपका हॉफमैन मेजर देगा, क्यों टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों नहीं इंटरनल वाले से निकल पाएगा, ये हम लोग को समझ में आ गया। इसलिए हम लोग का प्रोडक्ट जो बना वो टर्मिनल अल्कीन बना, और इस कारण से ये जो हॉफमैन प्रोडक्ट है चूंकि ये लेस स्टेबल अल्कीन है, लेस स्टेबल अल्कीन होने के बावजूद भी बल्कि बेस होने के कारण ये प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट है। इसलिए हम लोगों ने इस केस में बोला कि अगर आपका स्टेरिकली क्राउडेड बेस प्रेजेंट हो, अगर आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन वाला बेस प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो अल्कीन बनेगा वो अल्कीन लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट का नाम होगा सेटजेफ नहीं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या नाम दिया, हॉफमैन प्रोडक्ट। क्यों नहीं इंटरनल अल्कीन बना, क्यों नहीं यहां से H प्लस ले पाया, ये हम लोग को क्लियर हो गया। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी हम लोग के पास बल्कि बेस आएगा, जब कभी भी स्टेरिकली क्राउडेड बेस आएगा, जब कभी भी आपके पास भीड़ भाड़ वाला बहुत बड़ा बड़ा बेस आएगा, उस केस में हम लोग इंटरनल वाला बीटा का हाइड्रोजन नहीं ले पाएंगे। उस केस में हम लोग टर्मिनल वाले बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे और देन जो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा वो मेरा मेजर हो जाएगा। लेकिन किस केस में, तो बल्कि बेस वाले केस में। इन जनरल वाले में वो माइनर ही होगा, इन जनरल वाले में हॉफमैन माइनर प्रोडक्ट ही देगा, लेकिन बल्कि बेस वाले में हॉफमैन आपका मेजर दे देगा। बस इसको आप याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए। इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमने बस एक बार यहां गलत लिख दिया, हॉफमैन विल बी मेजर, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर। ये बात समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी हम लोग बल्कि बेस की बात करेंगे उस केस में आपका जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो आपका मेजर कहलाएगा, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर देगा। और इन जनरल हॉफमैन आपका माइनर देता है। हॉफमैन किसको बोलते हैं, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा या जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होगा। अब हम लोग एक और केस देखते हैं जहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर देता है। वो दूसरा केस क्या है समझिएगा। तो पहला केस हम लोगों ने देखा जब हम लोग के पास बेस बल्कि हो, उस केस में हम लोग का हॉफमैन प्रोडक्ट यानी जो अल्कीन आपका लेस स्टेबल होगा वही अल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर होगा और सेटजेफ प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। और बल्कि बेस का एग्जांपल टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन,
जब कभी भी बेस का नाम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड लेंगे, एक बार दिमाग में चलना चाहिए कि यार यहाँ सेटजेफ वाला मेजर नहीं होगा, यहाँ हॉफमैन वाला मेजर होगा। और हॉफमैन किसको बोलते हैं? जो अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम होगा। ठीक है, एक और केस देखते हैं, एक और केस क्या बन सकता है जब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर होता है। दूसरा केस होता है कि अगर आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप हो, अगर आपके पास इफ कैटायनिक नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इज available and number of beta hydrogen will be more than 1, then on the basis of acidic difference we will conclude the मेजर प्रोडक्ट। क्या बोला गया? अगर आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप हो, अगर आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप हो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बोले C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर कैटायनिक नेचर कहने का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस N पे प्लस चार्ज ले लेंगे, तो ये जो ग्रुप हुआ मेरा, ये मेरा कैटायनिक नेचर का हुआ। ये जो ग्रुप हुआ मेरा कैटायनिक नेचर का हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैटायनिक नेचर हो जाएगा। अब बताइए, जिस कार्बन से कैटायनिक नेचर अटैच है उसके बगल वाले को हम लोग बीटा बोलेंगे, उसके बगल वाले को यहाँ भी बीटा हो जाएगा। अब बताइए, क्वेश्चन ओरिएंट ये हो रहा है कि कौन से बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अब आपका बीटा कार्बन ये भी है, आपका बीटा कार्बन ये भी है। अब इस दोनों बीटा कार्बन में से कौन से बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हम लोग रिमूव करेंगे? तो बोल रहे हैं कि ये जो हम लोग कंक्लूड करते हैं, क्या बोला हमने? इफ कैटायनिक नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इज अवेलेबल and number of beta hydrogen will be more than 1, that means यहाँ पर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, then on the basis of, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, then on the basis of acidic difference we will conclude the major product। मतलब हम लोग उस केस में एसिडिक नेचर के बेसिस पे हम लोग कंक्लूड करेंगे कौन मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पर जो बीटा के पास हाइड्रोजन है और इस बीटा के पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास ये कार्बन जो होगा वो डोनर वाला काम करेगा। डोनर वाला काम करेगा तो हम लोग जाने हैं कि एसिडिटी में डोनर डिक्रीज करता है, तो ये मेरा लेस एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, ये मेरा लेस एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों हम बोले लेस एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि इसके साथ डोनर लगा है और ये जो ग्रुप है वो इसके साथ मेरा एक्सेप्टर वाला जो ये ग्रुप खींच रहा है, खींचेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा वो मेरा मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये जो हाइड्रोजन होगा वो मेरा मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इस बेसिस पे आपका ये H जल्दी निकलेगा, मोर एसिडिक है तो इस H को निकालने के लिए ये H जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मतलब इस दोनों बीटा कार्बन में से जिस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा वो हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा। तो इस दोनों बीटा हाइड्रोजन में हम लोगों ने कंक्लूड किया कि इस बीटा हाइड्रोजन को हम लोगों ने मोर एसिडिक का नाम दिया, और इस बीटा हाइड्रोजन को चूंकि इसके बगल में एक CH3+I डोनर लगा है तो इस बीटा हाइड्रोजन को हम लोगों ने लेस एसिडिक हाइड्रोजन का नाम दिया, और जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है वो जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो बताइए यहां से जैसे ही H अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट में। अब जो यहां अल्कीन बना, ये अल्कीन भी आपका लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल? आप यहां भी बोलोगे सर लेस स्टेबल अल्कीन है, हम बोलेंगे बिल्कुल है। तो इस केस में भी जब आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप होगा और एसिडिक हाइड्रोजन का डिफरेंस जो होगा एसिडिटी अमॉन्ग टू बीटा हाइड्रोजन विल बी
हाई डिफरेंस, देन हम लोग बात करेंगे कि हॉफमैन प्रोडक्ट यानी कि लेस स्टेबल अल्कीन प्रोडक्ट जो होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम लोगों ने दो केस देखा जब हॉफमैन वाला आपका मेजर हो जाता है, जब हॉफमैन वाला आपका मेजर हो जाता है। तो पहला तो हम लोगों ने इन जनरल देखा कि अगर आपके पास सिंपल बेस दिया गया है तो हम लोगों ने देखा है कि जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और उसका नाम हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट देंगे, और जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा और उसका नाम हम लोगों ने हॉफमैन प्रोडक्ट रखा। लेकिन अगर जब आपके पास बेस बहुत बड़ा हो, बल्कि बेस हो, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन हो, एक कार्बन के साथ 3-3 R लगा हो और उसके साथ O- लगा हो, यानी वो बहुत बड़ा बेस है, तो उस बल्कि बेस के प्रेजेंस में हम लोग हमेशा हॉफमैन वाले को माइनर प्रोडक्ट नहीं मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। जब बल्कि बेस होगा और जब कैटायनिक नेचर वाला लिविंग ग्रुप होगा तब आपका लेस स्टेबल अल्कीन हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर होगा। हॉफमैन कब मेजर होगा? जब आपके पास बल्कि बेस होगा, जब आपके पास बल्कि बेस होगा और जब आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप होगा, जब आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप होगा। तो इस दोनों केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर बनेगा, वो कौन बनेगा? तो हम बोलेंगे हॉफमैन बनेगा। और इन जनरल हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने सेटजेफ को मेजर बोला है। तो ये दो केस याद रखना, जब आपके पास बल्कि बेस होगा या जब आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप होगा NR3+, या यहीं पर हम लोग दे देंगे इन जनरल की बात करते तो C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3 और N पे प्लस। तो यहाँ पे भी जो अगर हम लोग बेस के साथ हिट करेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो यही बनेगा और यही मेरा मोर स्टेबल अल्कीन यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन, और ये कहलाएगा आपका मेजर। तो हम लोगों ने क्या बोला कि R यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कैटायनिक नेचर का जब लिविंग ग्रुप आएगा तो उस केस में हम लोग का जो हॉफमैन प्रोडक्ट होगा वही मेरा मेजर हो जाएगा। जब हम लोग के पास बेस बल्कि होगा तो उस केस में भी जो हॉफमैन प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो लेस स्टेबल अल्कीन आएगा, वही मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग के पास ना ही कैटायनिक नेचर का ग्रुप हो, ना ही हम लोग के पास बल्कि बेस होगा, तब हम लोग का जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो सेटजेफ होगा और जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वो हॉफमैन होगा, और हॉफमैन वाला माइनर होगा और सेटजेफ वाला मेजर होगा। हॉफमैन वाला यानी लेस स्टेबल वाला कब मेजर होगा? तो दो केस में। कौन कौन से में? तो एक बल्कि बेस वाले में और एक कैटायनिक नेचर के लिविंग ग्रुप वाले में। ये दोनों केस आप याद रखिएगा। एक और आपका यहाँ ओरिएंटेशन में कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए फिर हम लोग उसके आगे मूव करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिएगा और देन हम लोग मूव करेंगे रूल ऑफ कंजुगेशन पे। चलिए नेक्स्ट हम लोग कंडीशन देखते हैं, जो कि मेरा थर्ड कंडीशन होगा। पहला तो सिंपल हम लोगों ने सेटजेफ हॉफमैन के बारे में जाना था, दूसरा हम लोगों ने बल्कि बेस के बारे में जाना कि बल्कि बेस वाले में लेस स्टेबल अल्कीन आपका मेजर हो जाएगा और हॉफमैन प्रोडक्ट आपका मेजर हो जाएगा। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा कैटायनिक नेचर वाला, कैटायनिक नेचर वाले में जो आपका लेस स्टेबल अल्कीन होगा वही मेजर होगा और उसी को हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो लेस स्टेबल तो हमेशा हॉफमैन होगा ही, मोर स्टेबल हमेशा सेटजेफ होगा ही, लेकिन लेस स्टेबल होने के बावजूद भी हॉफमैन दो केस में मेजर प्रोडक्ट देगा। एक केस आपका बल्कि बेस होगा और दूसरा केस आपका कैटायनिक नेचर वाला लिविंग ग्रुप होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं, जो कि आपका है रूल ऑफ कंजुगेशन। आपका है रूल ऑफ कंजुगेशन। अब रूल ऑफ कंजुगेशन की अगर हम लोग बात करें, कंजुगेशन कहने का मतलब आपको पता है, ये सब तो बहुत बेसिक सी बात है। कंजुगेशन हम लोगों ने बहुत बार याद रखा है, कहाँ पे? तो जब हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे थे कंजुगेशन क्या होता है। हम लोगों ने वहाँ पे पाई के साथ कंजुगेशन देखा, वहाँ पर पाई का पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन देखा, पाई का निगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन देखा, पाई का फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन देखा, पाई का लोन पेयर के साथ कंजुगेशन देखा। तो बहुत सारा वहाँ हम लोगों ने कंजुगेशन देखा था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ कंजुगेशन की, कि रूल ऑफ कंजुगेशन क्या होता है। जैसे बात करो, यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग X सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है,
अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा कि यहां पर हम लोग सिंपल बेस ले लेते हैं और हीट कर देते हैं। अब यहां पर इसको हम लोग नाम देते हैं रूल ऑफ कंजुगेशन। रूल ऑफ कंजुगेशन। तो यहां ध्यान दीजिएगा, रूल ऑफ कंजुगेशन कहने का मतलब हुआ कि आपका वहीं पर रूल ऑफ कंजुगेशन लगेगा जिस कंपाउंड में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड होगा। यहां पर इस कंपाउंड में ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड है। उसके बाद जब आप एलिमिनेशन करवाओगे तब जो पाई बॉन्ड आएगा और जो पाई बॉन्ड पहले से अवेलेबल है वो अगर दोनों कंजुगेशन में आ जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग उधर से हाइड्रोजन लेंगे जिधर से पाई का पाई के साथ कंजुगेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग के पास बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी है, लेकिन बीटा का हाइड्रोजन अगर हम लोग यहां से लेते हैं तो डबल बॉन्ड यहां बनता है और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा और कंजुगेशन के आने के बाद रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस होने के बाद स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। तो जब कभी भी आपके कंपाउंड में पहले से पाई बॉन्ड अवेलेबल है और तब अगर आप उसके बाद डिहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उस वाले बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना जहां से जो पाई बॉन्ड आएगा और पहले से जो पाई बॉन्ड अवेलेबल है वो दोनों मेरा कंजुगेशन में आ जाए। तो बताओ, यहां से जो अगर हम बीटा हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा और डबल बॉन्ड यहां बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। अब बताओ, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपका कंजुगेशन में आया या नहीं आया? तो हम लोग का जो कंजुगेशन में आया, क्या आया, पाई का पाई के साथ कंजुगेशन और ये मेरा मोर स्टेबल बन गया। तो जब कभी भी, जैसे अगर हम लोग सिंपल ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं पाई बॉन्ड और यहां पे ले लेते हैं अगर हम लोग क्लोरो, यहां पर ले लेते हैं अगर हम लोग क्लोरो, तो बताओ यहां पे अगर पाई बॉन्ड है तो यहां पर जो अल्फा है तो बीटा आपका ये भी है, बीटा आपका ये भी है। अब बताइए, जब हम लोग यहां के बीटा से हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा और जब यहां के बीटा से हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। जब यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो ये पाई कंजुगेशन में नहीं है। लेकिन अगर जब यहाँ के बीटा से हाइड्रोजन लेंगे तो ये हाइड्रोजन इसको देगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा तो ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में आएगा। मतलब सिंपल यहाँ पर अगर हम लोग बेस के साथ हिट कर देंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो एक पाई बॉन्ड तो पहले से ही था, एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया और ये जो मेरा हुआ वो रूल ऑफ कंजुगेशन के थ्रू हुआ। ये जो मेरा हुआ वो रूल ऑफ कंजुगेशन के थ्रू हुआ। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपके कंपाउंड में पहले से पाई बॉन्ड अवेलेबल है और अगर जब आप एलिमिनेशन करवा रहे हो तब जो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर पॉसिबल हो कि अगर पाई का पाई के साथ कंजुगेशन बन सकता है तो हम लोग उसी को बनाएंगे, क्योंकि पाई का पाई के साथ कंजुगेशन होने से आपका रेजोनेंस हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग यही चीज, इसको रूल ऑफ कंजुगेशन नाम हम लोगों ने दिया कि यहाँ पर बीटा है, यहाँ भी बीटा है। जब यहाँ के हाइड्रोजन से आप लोगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ डबल बॉन्ड है ही, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए ये मेरा लेस स्टेबल हो गया और ये मेरा मोर स्टेबल हो गया बाय द हेल्प ऑफ रूल ऑफ कंजुगेशन। तो जब कभी भी पाई का पाई के साथ कंजुगेशन अगर बन पा रहा हो तो हम लोग बना देंगे, क्योंकि पाई का पाई के साथ कंजुगेशन होने से रेजोनेंस हो जाएगा और स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने चार चीज देखा। पहला देखा जब हम लोग सिंपल सेटजेफ वाले को मेजर और हॉफमैन वाले को माइनर बोला था, लेस स्टेबल अल्कीन वाले को माइनर और मोर स्टेबल अल्कीन वाले को या मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वाले को मेजर हम लोगों ने बोला। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि बेस जब बहुत बड़ा हो, बल्कि बेस हो, तो उस टाइम हॉफमैन वाला मेजर होगा और सेटजेफ वाला माइनर होगा। मोर स्टेबल अल्कीन आपका माइनर होगा, लेस स्टेबल अल्कीन आपका मेजर होगा, यानी सेटजेफ आपका माइनर होगा, हॉफमैन आपका मेजर होगा। और अगर आपके पास कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप हो तो उस केस में भी आपका सेटजेफ वाला माइनर होगा, हॉफमैन वाला मेजर होगा, लेस स्टेबल अल्कीन मेजर होगा, मोर स्टेबल अल्कीन माइनर होगा। और हम लोगों ने फिर लास्ट पढ़ा रूल ऑफ कंजुगेशन कि अगर किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर हम लोगों ने एलिमिनेशन करवाया तब जो नया पाई बॉन्ड आया और एक पाई बॉन्ड जो पहले से है, अगर पॉसिबल हो कि दोनों कंजुगेशन में आ सकता है तो हम लोग उसी हाइड्रोजन को लेके कंजुगेशन
कंजुगेशन में करवा देंगे, क्योंकि दोनों पाई पाई कंजुगेशन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज और कंपाउंड मेरा मोर स्टेबल। यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल में दिखाए, इस पाई बॉन्ड यहाँ पर पहले से अवेलेबल, यहाँ पर हैलोजन अटैच, हैलोजन जिससे अटैच उसको अल्फा, बगल वाले को यहाँ बीटा, बगल वाला ये भी तो इसको भी बीटा। यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से हम लोगों ने लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाया, यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ बनाया। ये पाई कंजुगेशन में तो मोर स्टेबल बाय द हेल्प ऑफ रूल ऑफ कंजुगेशन। लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पाई बॉन्ड आया, जो कि दोनों कंजुगेशन में नहीं है, यहाँ रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड मेरा लेस स्टेबल होगा। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हम लोगों ने E1, E2, E1C भी पढ़ लिया। हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कब बेस कैसा कैसा काम करता है, वीक बेस कब क्या काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करेगा, बल्कि बेस होगा तब क्या होगा, कैटायनिक नेचर का लिविंग ग्रुप होगा तब क्या होगा, रूल ऑफ कंजुगेशन कब लगाएंगे, ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन की। अब हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन की। हम लोग जानते हैं कि यार सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कुछ ही चीज़ कॉमन होता है। जैसे हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर बेस ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बेस लेते हैं और यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉम्पीट करता है कि सब्स्टिट्यूएंट होगा कि एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन कॉम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब बेस होता है तो एलिमिनेशन होता है, जब न्यूक्लियोफाइल होता है तो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। पहली बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट की। पहले बात करेंगे हम लोग सॉल्वेंट इफेक्ट की। समझिएगा, सॉल्वेंट इफेक्ट कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन की बात करेंगे तो एलिमिनेशन हमेशा सॉल्वेंट में अल्कोहलिक लेता है, एलिमिनेशन हमेशा सॉल्वेंट में अल्कोहलिक लेता है और सब्स्टिट्यूशन हमेशा सॉल्वेंट में एक्वस लेता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब यहाँ पर अगर हम लोग करवाते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हम लोग, आप एक तरफ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं C सिंगल बॉन्ड Cl, एक बार ले लेते हैं हम लोग एक्वस KOH और एक बार ले लेते हैं हम लोग एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो अब आप हमको ये बताओ कि एक्वस कहने का मतलब क्या हुआ, तो वाटर के साथ, तो ये हो गया वाटर वाला तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो जब कभी भी एक्वस की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, जब कभी भी बात करेंगे तो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, और जब कभी भी एल्कोहलिक की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन की, तब हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन की। तो आज से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा तो हम लोग लेंगे एक्वस KOH, जब हम लोग को सब्स्टिट्यूशन करवाना होगा तो हम लोग लेंगे एक्वस KOH, और जब हम लोग को एलिमिनेशन करवाना होगा तब हम लेंगे एल्कोहलिक KOH। तो बताइए, एक्वस KOH में OH माइनस मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो ये सब्स्टिट्यूट करेगा, Cl हटेगा, OH आ जाएगा, मतलब बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड OH। ये मेरा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब आप एक चीज बताओ, अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH की बात करेंगे तो ये एलिमिनेशन करवाएगा। अब एलिमिनेशन में ये बेस की तरह काम करेगा, तो जब कभी भी एल्कोहलिक KOH करवाएंगे तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे अल्फा, बगल वाले को बीटा, यहाँ से H, यहाँ से Cl, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड C। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। यहां पर हो रहा है एलिमिनेशन, यहां पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने क्या बोला कि जब हम लोग एक्वस KOH लेंगे तो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन होगा। एक्वस सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक एलिमिनेशन, एक्वस सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक एलिमिनेशन।
क्लियर। जैसे C सिंगल बॉन्ड C Cl है, अगर हम लोग यहाँ पर एक्वस KOH लेंगे बाबू, बनेगा C सिंगल बॉन्ड COH। अगर यहीं पे हम लोग करवा देंगे एल्कोहलिक KOH, बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। तो एल्कोहलिक KOH बना तो क्या हुआ, एलिमिनेशन हो गया। एक्वस KOH हुआ तो क्या बना, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि जब कभी भी हम लोग एक्वस मीडियम में लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्कोहलिक लेते हैं तो हम लोग एलिमिनेशन करवाते हैं, और जब कभी भी एल्कोहलिक लेंगे तो ये मेरा E2 एलिमिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, E2 एलिमिनेशन, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रख लेना कि अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH करवाते हैं तो E2 एलिमिनेशन होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये दिमाग में बैठा लो। एल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में कौन सा, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन सिंपल हम लोग करवा देंगे। क्या इसमें किसी को परेशानी? चलिए, तो एल्कोहलिक KOH जब कभी भी रहेगा तो हम लोग एलिमिनेशन करवाएंगे, एक्वस KOH रहेगा हम लोग सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब अल्काइल हैलाइड रहेगा तब ना। अरे बोलो, अल्काइल हैलाइड रहेगा तब ना डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एलिमिनेशन करवाएंगे। जब कभी भी एल्कोहल लाना होगा तो पहले हैलोजन रहेगा तब ना सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो पहले ले आएंगे, अगर हम लोग के पास नहीं है तो पहले ले आएंगे। तो कैसे लाते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग कन्वर्जन में फिर से देखेंगे। पहले ये फर्स्ट में सॉल्वेंट इफेक्ट में हम लोगों ने जाना एक्वस और एल्कोहलिक के बारे में। जब एक्वस की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा, एल्कोहलिक की बात करेंगे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन में E2 एलिमिनेशन, उसके साथ रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये मेरा फर्स्ट फैक्टर्स था, सॉल्वेंट इफेक्ट। सेकेंड हम लोग जानेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स के बारे में, और वो नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा देखिएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, फर्स्ट हम लोग देखें सॉल्वेंट इफेक्ट, लिख लीजिए इसको। एल्कोहलिक जब कभी भी होगा तो एलिमिनेशन, एक्वस जब कभी भी होगा तो सब्स्टिट्यूशन। समझिएगा आप। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे बात करेंगे दूसरे फैक्टर के बारे में, दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर इफेक्ट। पहला हम लोगों ने देखा सॉल्वेंट इफेक्ट, दूसरा हम लोग जानेंगे टेम्परेचर इफेक्ट के बारे में। टेम्परेचर इफेक्ट क्या कहता है कि यार अगर जब कभी भी टेम्परेचर हाई होगा, जब कभी भी टेम्परेचर हाई होगा तो हम बोलेंगे कि यार एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब लो टेम्परेचर होता है। एलिमिनेशन इंडोथर्मिक नेचर का होता है, इंडोथर्मिक, और लो टेम्परेचर यानी सब्स्टिट्यूशन एक्सोथर्मिक। तो हम लोग कहेंगे जब कभी भी टेम्परेचर हाई होगा तो हम लोग बोलेंगे यहां पर टेम्परेचर इफेक्ट। सब सेकेंड देख लेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा अगर हम लोग ले रहे हैं, टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो हम लोग लेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी जब हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तब मेरा एलिमिनेशन होगा, यानी जब हम लोग इंडोथर्मिक नेचर की बात करेंगे तब एलिमिनेशन होगा। और जब टेम्परेचर हम लोग लो लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन होगा। जब हम लोग एक्सोथर्मिक कंडीशन लेंगे तब भी सब्स्टिट्यूशन होगा। तो हम लोग जाने टेम्परेचर इफेक्ट में कि हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, वाइल लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूएंट अकर, सब्स्टिट्यूशंस अकर। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि कौन किसको फेवर करता है, तो हाई टेम्परेचर फेवर एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर फेवर सब्स्टिट्यूशन। तो लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर, लिखा ही हुआ है, आप लिख लो इसको। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन, एलिमिनेशन while low temperature favors substitution। तो हम लोग जाने कि जब कभी भी लो टेम्परेचर तो सब्स्टिट्यूशन, जब कभी भी हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, जब कभी भी एक्सोथर्मिक की बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन, जब कभी भी इंडोथर्मिक नेचर की बात करेंगे एलिमिनेशन। लास्ट हम लोग देखते हैं थर्ड हम लोग बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन की, प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन की।
ठीक है, कि अगर आपके पास कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा, कंजुगेशन जितना ज़्यादा होगा तो एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि एलिमिनेशन होने के बाद पाई बॉन्ड आता है और पहले से पाई बॉन्ड है, दोनों में कंजुगेशन, दोनों में रेजोनेंस, दोनों में स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी वो कंपाउंड मोर स्टेबल हो जाएगा। यानी हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंजुगेशन अवेलेबल होगा एलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमिनेशन। जितना ज़्यादा कंजुगेशन अवेलेबल होगा, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड का कंजुगेशन होगा कंपाउंड में, उतना ज़्यादा उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा। जितना उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगा वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलवेज फेवर्ड प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था, रूल ऑफ कंजुगेशन में। तो प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमिनेशन, यानी प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन इंक्रीज करता है किसको? एलिमिनेशन होने की टेंडेंसी को। ठीक है, तो आप लिख लो प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेशन। प्रेजेंस ऑफ कंजुगेशन increases the possibility of elimination reaction। जितना ज़्यादा प्रेजेंस कंजुगेशन का होगा उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगा एलिमिनेशन होने का, क्योंकि एलिमिनेशन में भी पाई बॉन्ड आता है, पहले से पाई बॉन्ड अवेलेबल है, दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा और मोर स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कन्वर्जन के थ्रू कि कैसे हम लोग का एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर हम लोग माने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और देन हम लोग मूव कर जाएंगे एडिशन रिएक्शन के तरफ। यहाँ पर जैसे मान लो अगर हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग को कन्वर्ट करना है बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिएगा, इधर हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देना कि यहाँ पर कार्बन लाना है तो हम लोग को अल्काइल ग्रुप पहले ले आओ। अल्काइल ग्रुप लाने के लिए हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बेंजीन ले लेंगे और एल्काइलेशन करवा देंगे CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3, CH3 पे प्लस आएगा, टॉलिन बन जाएगा। अगर इसमें किसी को दिक्कत तो बोला जाए। अब देखो आपको यहाँ OH लाना है, OH लाने के लिए यहाँ अगर हम क्लोरीन ले आएंगे और देन सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे एक्वस के OH के साथ तो अपना काम बन जाएगा। तो यहाँ OH लाने के लिए पहले यहाँ क्लोरीन लाना होगा और यहाँ क्लोरीन लाने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन में इलेक्ट्रोफिलिक नहीं फ्री रेडिकल वाला पढ़े हैं, सनलाइट या फिर FeCl3, तो आप बोलोगे सर सनलाइट, तो यहाँ ले लेंगे Cl2 और सनलाइट यानी H-, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl। अगर आपको बेंजीन के कार्बन पे क्लोरीन लाना है तब हम लोग करवाएंगे FeCl3 वाला, लेकिन बेंजीन से अटैच कार्बन और उस पे लाना है जैसा यहाँ लाए तो हम लोग लाएंगे Cl2 सनलाइट यानी फ्री रेडिकल वाला। अब यहाँ Cl आ गया, अब इस Cl को रिप्लेस करना है OH से, यानी सब्स्टिट्यूशन करवाना है। सिंपल, कुछ नहीं, हम लोग यहाँ एक्वस के OH ले लेंगे। एक्वस मतलब कि सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन होता, लेकिन यहाँ हमको OH लाना है, सब्स्टिट्यूशन करवाना है, सीधा कुछ नहीं, ये मेरा बन गया क्या? बेंजाइल अल्कोहल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे खूब सारा क्वेश्चन करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के बेस पे। और अब आप असाइनमेंट का 40 से 50 वाला भी आप एलिमिनेशन का कर सकते हो। कल के क्लास में यानी कल आपको एक और हम असाइनमेंट दे देंगे, या आज शाम तक ही आपको हम एक असाइनमेंट दे देंगे, जिस असाइनमेंट में कम से कम आपको 100 से ऊपर क्वेश्चन है एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पे। 100 से ऊपर क्वेश्चन है। और एक हम फिर आपको अल्काइल हैलाइड का टॉपिक का क्वेश्चन देंगे, जिस अल्काइल हैलाइड में आपको बहुत सारा पार्ट आपने पढ़ लिया, जो आपका जो SN1 E1 E2 जो भी आप पढ़ रहे हो अभी, ये सारा अल्काइल हैलाइड है। तो आपका 1 या 2 क्लास एडिशन रिएक्शन में लगेगा और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे अल्काइल हैलाइड के रिमाइंड बचे हुए पार्ट पे।
ठीक है, तो आप इसको लिखिए, खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ कन्वर्जेंस के साथ एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। थैंक यू।